जिंदगी में कुछ बड़ा करने की ललक हो तो कोई भी परेशानी आपको हरा नहीं सकती। फाइटिंग स्पिरिट एंड लड़कियों के लिए एक मिसाल है वर्षा जी। एक सफल क्रिकेटर, स्टेट प्लेयर, कैप्टन, कोच और एक आदर्श हैं जो आपको डेडिकेशन, फोकस, कंसिस्टेंसी और हर परिस्थिति का डट के सामना करना सिखाती हैं। आइए बात करते हैं वर्षा जी से। वेरी वार्म वेलकम वर्षा जी। आपका योगी राम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। पहले सबसे पहले थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। मैम, मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। मैम प्लीज, आप आपकी जो जर्नी है, जर्नी इन क्रिकेट, और आपने कैसे शुरुआत करी, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। हाँ जी सर, जैसा कि क्रिकेट के बारे में आप जानते हैं कि वुमेन्स के लिए कितना पहले इजी नहीं था क्रिकेट। अब तो यस। बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज अब गर्ल्स को प्रोवाइड की जाने लगी है, पेरेंट्स भी सपोर्ट करने लगे हैं। लेकिन जब पहले का समय, हम आज से 10-12 साल पुराने समय की जब बात करें, तो गर्ल्स क्रिकेट इतना इजी नहीं था। राइट। और क्रिकेट ही नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स इवेंट के लिए गर्ल्स को थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा आगे बढ़ने के लिए सरवाइव करना पड़ता था। और क्योंकि बिकॉज ऑफ की समाज की जो मानसिकता थी उसको लेकर के, लड़कियों को, वुमेन्स को। और आज आप देख रहे हो कि वुमेन्स इन स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा आगे हैं। आज जो भी गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं वो खासकर वुमेन्स ज्यादा हैं। और इंडियन आईपीएल या वुमेन आईपीएल जो भी चल रहे हैं, उनमें भी आप देख रहे हो कि क्रिकेट में कितनी लड़कियां आगे जा रही हैं। तो अगर पुरानी बात की जाए 10 साल पहले की, तो थोड़ा सा मेरा जो क्रिकेटिंग कैरियर है वो थोड़ा टफ रहा। और जब शुरुआती दिन थे तो वो तो काफी स्ट्रगलिंग थे, लेकिन जब अंत, जो भी कहते हैं ना कि किसी भी चीज को अगर स्टार्ट करो और उसमें स्ट्रगल करना पड़े, तो जब आखिरी पड़ाव जब आता है, तो अगर आपने दिल से मेहनत की है तो कहीं ना कहीं आपको वो मेहनत खाली नहीं जाती। तो जैसे मैंने शुरू किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं क्रिकेट प्लेयर नहीं थी। मैंने क्रिकेटिंग कैरियर अपना स्टार्ट किया था 24 ईयर्स में, जब मैं 24 ईयर्स की थी। शुरू से ही खेलने का शौक था। और बचपन से ही बस वो मम्मी की डांट मार, बाहर जाके खेलना, ये सब शुरू से ही मैं एक्टिव थी। 8 से लेके 6 तक जो स्कूल्स इवेंट्स होते हैं, जो स्कूल्स गेम्स होते हैं, उनमें मैं खो खो में ऐसे छुप छुप के भाग लिया करती थी। मतलब पेरेंट्स को नहीं पता था कि मैं ये खो खेलती हूँ या कुछ इस टाइप के गतिविधियां मेरी चलती थी। मैं बढ़िया स्कूल ड्रेस में, वो सलवार कुर्ते में जाती थी वहां जाके चेंज करके, और खो खेला करती थी। तो वहां पे हमारे एक स्पोर्ट्स टीचर थे, तो चौधरी सर। तो वो शुरू से बोलते थे तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत मतलब आगे जाओगी, बहुत नाम कमाओगी। तो मैं उस टाइम पे बचपन में ऐसा कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, छोटे बच्चे रहते हैं। पर ट्वेल्थ के बाद मैंने जब जैसा समझ में आया कि नहीं, स्पोर्ट्स में वाकई में मैं, मेरा मतलब रुझान उधर ही था कि स्पोर्ट्स में ही मुझे करना है। तो जब मैंने ट्वेल्थ पास आउट किया तो देखा कि बड़े इवेंट्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स भी बड़े गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं, और कॉलेज लेवल अलग हो जाता है। तो जब मैं कॉलेज में आई, इटारसी में, एमजीएम में मैंने बीए किया है। और जो कॉलेज कॉलेज लाइफ रही, तो वहां पे एक अलग मतलब थोड़ा और डेवलप हुआ, स्पोर्ट्स का थोड़ा और ग्रो अप हुआ कि नहीं ऐसा भी होता है। फिर मैंने वहां से हैंडबॉल पकड़ा। तो मैंने 3 साल, 4 साल मैंने हैंडबॉल खेला। हैंडबॉल नेशनल प्लेयर रही हूँ मैं। 3 साल मैंने हैंडबॉल की ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कैप्टनशिप भी की है। और कंटिन्यूसली 4 इयर्स मैंने हैंडबॉल खेला है नेशनल। और उसमें भी मैं टॉप ऑफ टॉप प्लेयर रहा करती थी, क्योंकि वहां पे भी जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे और जो हमारी टीम थी, वो मुझे बहुत वकअप किया करती थी। मतलब कि कॉलेज आना साइकिल से, और फिर कोचिंग करना, फिर कॉलेज की पढ़ाई करना, असाइनमेंट्स जमा करना, ये सब करना। मतलब जो मैं मेहनत करती थी तो देखते थे, तो बहुत अप्रिसिएशन मिलता था मुझे हर तरफ से कि नहीं, मेरे को मतलब लगता था कि यार इतना जब सब लोग बोलते हैं तो मैं कर सकती हूँ। फिर फाइनली मेरा बीए हो गया। तो फिर एक नई चीज आ गई कि अब आप बड़ी हो गई हो, अब आपको हम्म। शादी करनी पड़ेगी, और हाँ। खत्म करो ये खेलना वेलना। कुछ हद तक घर पे पता चल गया था कि ये खेलती है, जाती है यहाँ से, चेंज करती है। क्योंकि पेपर वेपर में भी नाम आते थे, कभी मेडल ट्रॉफी लेके आते थे, तो घर वाले पूछते थे ये कहाँ से आया। क्योंकि बहुत सारे प्राइजेस, मेरे एक बड़ा ट्रॉफी हाउस है घर में, तो उसमें वाह। पूरे ट्रॉफी ऐसे ही मेरा पूरा भरा हुआ है। वाह, ग्रेट तो ग्रेट। जब घर पे पता चला तो बोले नहीं, अब ये सब बंद करना पड़ेगा अब आपको, मतलब अब आप बड़ी हो गई हो, अब शादी करनी पड़ेगी। और उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा रहा कि अब क्या करें, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, पढ़ाई भी पूरी हो गई है। फिर एक मेरा फ्रेंड, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि यू डू समथिंग डिफरेंट इन स्पोर्ट्स और यू कैन डू। तो उन्होंने मुझे फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया।
और वहाँ पे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि वहाँ पे स्पोर्ट्स की पढ़ाई होती है, फिजिकल एजुकेशन होती है। देन आप वहाँ पे एडमिशन ले सकती हो और अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू कर सकती हो। फिर जैसे तैसे पेरेंट्स से बात करी, पहले तो सब पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया कि नहीं, अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम की बात जो थी कि भाई ट्वेल्थ हो गया बहुत बड़ी बात, और जब हम्म। ग्रेजुएशन कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, आप 24 की हो गए, मतलब आपको अब शादी करनी ही पड़ेगी। फिर जैसे जैसे मेरे पेरेंट्स हालांकि काफी सपोर्टिव है, मेरे जो फादर हैं वो बहुत, मतलब हम 3 बहनें हैं तो तीनों को हमको बहुत सपोर्ट किया, ग्रेट। तो काफी वो हमसे मतलब बहुत प्यार भी करते हैं। तो बोला ठीक है, मैंने बोला पापा 1 साल दो आप, 1 साल में अगर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ तो आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। तो फिर मैंने बीपीएड में एडमिशन लिया 2011 में, और 2011-12 में मैंने बीपीएड किया। देन वहां गई तो वहां पे जो कोच मिले, जो हमारे डायरेक्टर थे श्री अखिलेश शर्मा जी, तो जब मैं रनिंग करती थी वहां पे एक फिटनेस, सुबह फिटनेस क्लास लगती थी हमारी, मैं वहां रनिंग वगैरह करती थी और अकेले जाके हैंडबॉल के ग्राउंड पे गोल की प्रैक्टिस करना अकेले, मतलब लगी रहती थी। तो वो दूर से देखते थे मेरे को, ये लड़की मतलब अकेले लगी रहती है पूरे टाइम। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया 7 दिन बाद, मेरे एडमिशन के 7 दिन बाद, बोले कि क्या खेलती हो, तो मैंने बोला हैंडबॉल। तो बोले इसमें आपको कोई ग्रोथ ही नहीं है जो गेम आप खेलती हो, बोले ओके। काम करो तुम कल से क्रिकेट या फुटबॉल में से कोई एक गेम खेलो, तुम डिसाइड करके आना कल। तो मैंने कहा जी सर, लेकिन मेरा तो फेवरेट हैंडबॉल है और मेरा इंटरेस्ट भी हैंडबॉल में है, मुझे हैंडबॉल खेलना है। बोले नहीं, आपको इन दो गेमों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा, क्योंकि शायद वो काफी मतलब एक्सपीरियंस थे, तो उन्हें लगा कि इसका ग्रोथ आगे कैसे हो सकता है। राइट। और जो क्रिकेट है वो तो आप जानते हैं कि नेम और फेम के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट क्रिकेट है, अगर क्रिकेट में आप एक सक्सेसफुल क्रिकेटर हैं तो आपके पास नाम भी है, पैसा भी है, शोहरत है, सब कुछ है। वो फिर जब नेक्स्ट डे में आई तो बोले सोचा आपने, तो मैंने कहा कि हाँ। तो बोले क्या खेलना है, तो मैंने कहा सर क्रिकेट, जबकि मुझे क्रिकेट का सी भी नहीं पता था, कभी मैंने बैट भी नहीं पकड़ा था। ठीक है बोले, कल से आओ 2 बजे, हमारा असेंबली होता था 4 बजे इवनिंग में, और उस बीच में 2 घंटे का गैप रहता था। तो बोले आप कल से 2 बजे आओ, मीन्स जो मेरा गैप था, लंच टाइम जो मेरा रेस्ट टाइम था, उसमें भी आपको आना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना बैग उठाया, जो भी था बॉटल बैग जो भी, लेके ग्राउंड पहुंच, और वो एक बैट, वो पुराना सा बैट मुझे उन्होंने पकड़ाया और बॉल 4-5 बॉलें लेके आए, तो पूरे 2 घंटे कंटिन्यू नॉकिंग ऐसे, मतलब पूरा बैट पकड़ने से लेके पूरा नॉकिंग वो अकेले मुझे कराते थे। 7-8 दिन में बिल्कुल परफेक्शन के साथ, मतलब पूरा बैट मेरा सीधा आने लगा, और विद इन 3 and 4 मंथ में मैं पूरा स्टेट बैट, पूरा ओपनर बैट्समैन, मतलब उन्होंने मुझे प्रिपेयर कर दिया। देन फिर जो स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स आते थे वो आने लगे, तो मुझे पार्टिसिपेट करवाया गया, और जैसे तैसे करके मेरे को टीम में जैसे तैसे डाल दिया। शुरुआती समय तो थोड़ा स्ट्रगलिंग रहा, क्योंकि क्रिकेट इतना इजी नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्रिकेट में, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत की पॉइंट्स है, टेक्निकल पॉइंट्स है, टाइम लगा, लेकिन फाइनली मैंने 1 ईयर में उसको कंप्लीट कर लिया, और मैं एज अ ओपनर बैट्समैन और पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर बन गई। ग्रेट ग्रेट। फिर यही मेरे 4 सालों में मैंने डिवीजन भी खेला, डिवीजन की कैप्टनशिप भी की, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की कैप्टनशिप भी की, ऑल इंडिया की कैप्टनशिप भी की 2 साल, और पहली बार जो टीम ऑल इंडिया क्वालिफाई करी थी वो मेरी कैप्टनशिप में की थी। वेरी गुड। देन मतलब बैक ऑफ बैक मैं इतना अच्छे, मतलब मेहनत हालांकि बहुत करी मैंने, मेरे कोचेज ने मेहनत बहुत करी, और एक ऐसे स्टेज पे आ गई कि मतलब तेरे को पूरा, मतलब स्टेट जानने लगा, और कंटिन्यूअसली मेरा परफॉर्मेंस लेवल भी बढ़ता गया, और मेहनत करते जा रही थी, तो मतलब सभी की नजरें थी कि नहीं ये लड़की है कोई। बस मैं, ये हुआ कि जब मेरा पीक टाइम आया तो उस टाइम पे मुझे शोल्डर इंजरी हो गया। देन मेरे को अनफॉर्चुनेटली स्टेट चेंज करना पड़ा, बिकॉज ऑफ एमपी में कुछ इश्यूज थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने स्टेट चेंज किया। देन अरुणाचल प्रदेश से मैं स्टेट खेली हूँ, और एमपी कैंप किया है मैंने सीनियर। बाकी फिर इंजरी के बाद, आफ्टर इंजरी शादी हो गई। देन अभी मैं कोचिंग कैरियर मेरा स्टार्टअप है। मैम इसी कंटिन्यूशन में मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या मोटिवेट किया कि आप क्रिकेट में कैरियर करें, और फिर क्रिकेट की कोचिंग की जो बात कर रहे हैं, जो भी आप और भी बहुत सारे आपके जैसे बहुत अच्छे प्लेयर आप बना रही हैं, घड़ रही हैं, उनको डायरेक्शन दे रही है, सो आपको क्या मोटिवेट करता है इस चीज के लिए? मुझे लगता है कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है, मैं सिर्फ क्रिकेट की ही बात नहीं कर रही हूँ, हम्म। जैसे कि अब अभी का जो समय है कि वो समय नहीं रहा कि आप शादी कर लो घर में बैठ जाओ, या वुमेन्स राइट। आप देख रहे हैं कि मतलब लड़कियां कितने आगे बढ़ रही हैं, और इनफैक्ट अभी तो
जब कहते थे कि एक जो वंश है लड़का चलाता है, या जो भी अपने यहाँ पुरुष प्रधानता जो मानी जाती थी, कहीं ना वो कहीं वो भी आप देख रहे हैं कि कम होते जा रही है। लड़कियों को ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो किसी भी चीज में अगर आपको लगता है कि आपको अगर एक जीवन मिला है और आप अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो आप दिल से मेहनत करिए, कुछ भी हो एक्स वाई जेड। और अगर आप दिल से मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत कभी खाली नहीं जाती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप किसी भी गोल सेट में जाते हैं, कोई भी आपका जो भी आप पकड़ लीजिए और आप बस मेहनत कीजिए। आप ये मत देखिए कि लोग क्या कहेंगे, या समाज क्या कहेगा, या मैं कर पाऊंगा या नहीं, या मुझसे होगा या नहीं, या मेरा शरीर साथ देगा नहीं। आप मेहनत करिए, बाकी आपने मेहनत की है तो आप 101% आपको उसका रिजल्ट मिले। यही मेरे को मतलब प्रेरणा मिलती है कि अगर आपने कुछ दिया है तो आपको जरूर मिले। बहुत 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 बढ़िया। इसी कंटेक्स्ट में आपके कुछ बहुत अच्छे यादगार मोमेंट जो आपको, जब आप कैप्टन थी, और वो जो जर्नी थी फ्रॉम कैप्टन स्टेट डिवीजन डिवीजन लेवल, और ये तो उसमें मैम कोई कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स मैम बताइए, जो फनी भी मोमेंट्स होंगे, कुछ यादगार हम्म। मोमेंट होंगे कि हाँ एक टफ फाइट थी, ऐसा कुछ मैम प्लीज बताइए। हाँ, ऐसे दो दो मोमेंट्स हैं जो मुझे मतलब बहुत याद रहते हैं। एक तो हम्म, फर्स्ट, मैं 97 पे आउट हुई थी। मैं बता दूं आपको कि कभी मैंने मतलब 100 नहीं मारा है। मेरा 97 ऑल मतलब मोस्ट रहा है। वो मैंने ओल्ड कैंपेन ग्राउंड भोपाल पे, जब हम्म, एक टूर्नामेंट हुआ था, LK नायडू टूर्नामेंट कराया गया था। कंटिन्यूअसली मैंने टू टू एंड हाफ, हाँ, डेढ़ डेढ़ ढाई घंटे मैंने बैटिंग की थी। और अनफॉर्चुनेटली मतलब वहां से जो मेरा 100 रुका था, तो मैंने फिर कभी मतलब 100 नहीं मार पाई। तो वो एक मोमेंट मेरा रहा कि पता नहीं क्यों, मतलब इतने बड़े इतने अच्छे क्रिकेटिंग कैरियर में कभी 100 नहीं मार पाई। 98 मेरा मतलब हाईएस्ट रहा, 97 मेरा हाईएस्ट रहा। 50 मारी है मैंने, इतनी सारी कंटिन्यूअसली 50 मारी, लेकिन 100 नहीं मारा। तो वो एक था कि स्टार्टिंग करियर में शायद सेकेंड ईयर ही रहा होगा मेरा क्रिकेटिंग कैरियर का। और जब मैंने 98 मारा था, तो वो मेरा टाइम था, मतलब मेरे हाथ कांप रहे थे। और जब मैंने देखा स्कोर बोर्ड की इतना बड़ा स्कोर मैंने किया है, तो उस दिन मुझे प्राउड फील हुआ कि नहीं, मैंने मतलब ये किया है, मैंने किया है। एक ये मुझे याद रहेगा। और एक दूसरा, हम लोग वारंगल में ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेलने गए होते हैं, यूनिवर्सिटी का जो होता है स्टेट टूर्नामेंट। हम्म, तो उसमें शायद 35 ओवर्स के मैचेस थे। मेरे साथ सामने तमन्ना निगम बैटिंग कर रही थी, हम दोनों बैटिंग कर रहे थे। और हमारी सेकेंड इनिंग चल रही थी, और जीतने के लिए शायद 40 रन हम लोग को चाहिए थे। तो उसने जब शॉट खेला, तो जब फील्डिंग टाइम पे जब हमारी फील्डिंग हो रही थी, तो बैट्समैन ने शॉट खेला, तो उसने डायरेक्ट कॉटन बोल्ट के लिए हाथ डाल दिया था। तो उसका हाथ यहाँ से पूरा फट गया था, और उसमें वही 9 उसको टाँके आए। वही उसके बाद भी वो लड़की बोलती है कि मेरे को खेलना है, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। उसको जी, लेके गए, उसको टाँके लगवा के जो भी लगवा के लेके आए। जब सेकेंड इनिंग हुई, तो हमें बैट्समैन की नीड थी, बिकॉज ऑफ की रन ज्यादा थे। तो वो सेकेंड डाउन आई, मेरे साथ में ओपन बैटिंग कर रही थी, ग्रेट। और वो एक हैंड से बैटिंग कर रही थी। उसके इधर से वो एक शॉट खेलती, उसके आंसू गिरते, और वो मतलब उसको देख के इधर से मैं रो रही थी, उधर से वो रो रही थी। और वो पूरी मेहनत से बैटिंग कर रही थी। मतलब उसका भी जो एक मेहनत का जो एक वो मैंने देखा कि नहीं, जीतने के लिए वो अपने आप का इतना मतलब सेक्रीफाइस कर रही है। उसके हाथ में यहाँ ब्लड पूरा निकल रहा था, और वो बैटिंग करते जा रही थी। वो मोमेंट मुझे याद रहेगा। और फाइनली हम वो मैच जीत गए थे। ग्रेट, गुड गुड ग्रेट, बहुत 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 बढ़िया मैम। हाँ, इंसिडेंट। प्लेयर्स की जैसे आप बोल रहे हैं कि प्लेयर्स की वैल्यू, उसी के लिए मैं बताऊंगी कोच की वैल्यू। ओह। एक और मुझे एक ऐसे मोमेंट याद है कि कोच की वैल्यू भी कितनी ज्यादा जरूरी होती है टीम के लिए। हम लोग मुंबई गए थे, क्रॉस ग्राउंड पे हमारा मैच था। तो हमारे जो कोच थे वो एक दिन पहले उनको चिकन पॉक्स हो गया, जस्ट दो सेकेंड डे हमारा मैच था। और हम लोग पूरा जो टीम का जो भी मैनेजमेंट होता है, कैसे खेलना है, क्या है, कौन लीग में है, कुछ भी हमारा हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोच बीमार थे और वो जा नहीं सकते थे। तो हम्म। हमने कहा कि सर आपकी बहुत जरूरत है और आपको चलना पड़ेगा, और जो भी हो, क्योंकि हमको मैच जीतना है। 3 मैच हमको जीतना जरूरी था, उसमें से शायद सेकंड मैच हमारा था ये। हम्म, तो वो बेचारे चिकन पॉक्स में उठकर हमारे साथ ग्राउंड गए, वहीं पवेलियन में बैठे रहे। पूरा ज्यादा तो वो नहीं बता पाए, क्योंकि हवा लग रही थी तो उनको तकलीफ हो रही थी, और हम उनकी तकलीफ देख रहे थे। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, तुम लोग को खेलना है, मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा। और वो वाला इवेंट में मुझे याद है कि कोच की कितनी जरूरत होती है। टीम मतलब एक टीम नेतृत्व के लिए कोच बहुत जरूरी होता है। और जैसे तैसे हमने वो मैच भी निकाला। और ज्यादा उनका मतलब ना वो बोल पा रहे थे ना बता पा रहे थे। लेकिन उस दिन हमें समझ में आ गया कि अगर हमारा कोच हमारे साथ नहीं होगा, तो हम मतलब
कुछ भी नहीं है कोच के बिना। और वो मैच शायद हम लूज कर गए थे, जहां तक हम वो मैच हार गए थे, क्योंकि हम 3 में से 1 मैच हारे थे और हम लोग बाहर हो गए थे सेमीफाइनल से। ये तो है, ये तो बात सही है कि हाँ, टीचर कोच की भी जरूरत होती है क्रूशल कंडीशन में या सिचुएशन में भी बहुत बार वो जो एक्सपीरियंस रहता है वो काम आता ही है। मैम, आपने जैसे बताया कि फीमेल क्रिकेटर, और जब मैं बात करूं कि भारत में एक फीमेल क्रिकेटर जो शुरुआती दिन की बात करूं मैं, दैट वाज रियली टफ। वो थोड़ा सा एक टफ सिचुएशन होती है बिकॉज ऑफ बहुत सारे फैक्टर आपने बताए। सो वो कैसे आपने चैलेंजेस फेस करे, क्या क्या चैलेंजेस थे, कॉमन चैलेंजेस भी, और कैसे आपने ओवरकम किया? क्योंकि स्टिल एक ऐसा लगता है कि बहुत बार यस, अभी सारी चीजें थोड़ा सा पहले से अच्छी हुई हैं, बहुत अच्छी हुई हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी वो एक दो चीजें आती हैं। सो क्या वो चैलेंजेस और कैसे ओवरकम कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फीमेल हाँ क्रिकेटर्स की ही बात करूं तो? हाँ, कुछ हद तक क्योंकि क्या होता है कि आपने देखा कि लड़कियां लड़कियां ही होती हैं और लड़के लड़के होते हैं। बराबर ही कर लेंगी, बराबर से चल लेंगी, लेकिन डिफरेंस जो है वो आप कभी उसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भगवान ने लड़के और मेल और फीमेल जब बनाए हैं तो उनको उनके अलग अलग वो एक रूप दिए हैं। तो जैसे कि आप हालांकि अभी फिटनेस लेवल बहुत बढ़ गया है, अच्छे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस भी आ गए हैं, लेकिन कुछ हद तक ये लड़कियां सॉफ्ट होती हैं। तो कुछ हद तक कहीं ना कहीं फिटनेस लेवल में और ज्यादा उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है, ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि लड़के हार्डर देन मतलब बॉयज ज्यादा हार्ड होते हैं। तो उनको उनके शॉट्स में और जो भी उनके मैचेस होते हैं उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनको दिया गया है, भगवान ने ऑलरेडी उनको दिया है। लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी बहुत डेवलप भी हुआ है, करती भी लड़कियां भी छक्के मारती हैं, देखा आपने, बाउंड्री के बाहर मारती हैं पवेलियन के बाहर। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक थोड़ा सा डिफरेंस इस मामले में लड़कियां कमजोर पड़ जाती हैं, कि जो उनका फिटनेस लेवल है वो कहीं ना किसी कारण से इंजर्ड भी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उनके मसल्स सॉफ्ट होते हैं, तो इंजरी भी जल्दी हो जाती है, हाथ जल्दी फट जाता है, या पैर जो भी चोट मोच है वो जल्दी आ जाती है। यहाँ उनको कहीं ना कहीं सरवाइव करना पड़ता है, जो मैंने देखा एज अ कोच, मैंने जो ऑब्जर्व किया। और कंटिन्यूअसली मैच की वजह से फटिक हो जाता है, थक जाती है लड़कियां बहुत जल्दी, जैसे डेज होते हैं तो कंटिन्यूअसली अगर 4 डेज मैचेस उन्होंने खेले हैं तो बहुत जल्दी थकान हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ इस फैक्टर में वो पीछे हैं आज भी। और दूसरा देखा जाए कि मैच फीसेस, जो भी मैच में जो भी फैसिलिटीज हैं, हम्म। कहीं ना कहीं आज भी लड़कियों को उस मामले में नीचे रखा जाता है। हालांकि अभी बीसीसीआई ने काफी चेंजेस किए हैं मैच फीसेस के लिए, और हम्म। बराबरी की मैच फीस देने का भी उन्होंने किया है टारगेट, और काफी हद तक मैच फीसेस बढ़ाई भी हैं। लेकिन जो छोटे छोटे इवेंट होते हैं, क्योंकि लड़कियों को स्टार्टअप पॉइंट जो होता है, जैसे वो स्टार्ट करती है वहीं से उनको फाइनेंशियली बहुत मतलब आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वहीं पे जो पेरेंट्स होती है, जो फैमिलीज होती हैं, तो वहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या होता है कि लड़की को आगे भेजने के लिए डरता है पेरेंट्स, क्योंकि अभी का टाइम भी देख रहे हैं आप कैसा है। तो अगर स्टार्टिंग लेवल से, स्कूल लेवल से अगर अच्छी मैच फीसेस उनको प्रोवाइड की जाए, अच्छी फैसिलिटीज उनको दी जाए, रहने खाने की व्यवस्थाएं जो हैं उनके लिए अच्छी की जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा फैसिलिटीज लड़कियों को लगती है। लड़के हम्म। तो कहीं ना कहीं सरवाइव कर ही लेते हैं। और खासकर मैच फीस का ध्यान विशेष रखा जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। लड़कों से उनको कम मैच फीस देते हैं, और जहां तक फैसिलिटीज की बात करें वो भी कहीं ना कहीं उनसे कम उनको मिलती है। यहाँ ये 2 फैक्टर्स में उनको सरवाइव करना पड़ता है। बाकी तो ऑल ओवर देखा जाए तो अभी गर्ल्स क्रिकेट बहुत अच्छा हो गया है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसमें गर्ल्स क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, और बहुत सारे खिलाड़ी अब क्रिकेट खेलना चाहती हैं। मैम, बीइंग ए सर्टिफाइड लेवल कोच, आपका कैसा अप्रोच रहता है जब आप ट्रेनिंग आप इम्पार्ट करते हैं, जो भी नए प्लेयर हैं, क्या अप्रोच कैसा रहता है? मैम, इसके बारे में प्लीज बताएं। वैसे बेसिकली आई एम अ लेवल 1 कोच फ्रॉम बीसीसीआई। और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि हम अगर महिला खिलाड़ी की बात करें तो उनको स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता होती है। हालांकि सभी को टाइम टू टाइम उन लोगों का काउंसलिंग करना, क्योंकि हम्म। सिर्फ आप खाली क्रिकेट खिलाते जा रहे हैं या खाली आप ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं आप प्लेयर नहीं खड़ा कर रहे हैं। आपको उनका ऑल ओवर सर्वांगीण विकास करना बहुत जरूरी है। आपको उनको मेंटली भी फिट करना पड़ेगा, अगर आप उनको फिजिकली फिट कर रहे हैं तो हम्म। उनके खाने पीने की भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अभी का समय ऐसा है कि बच्चे खाने पीने में थोड़ा सा, पहले तो सब कुछ ऑर्गेनिक था, सारा हम्म। सब कुछ देसी था।
अब राइट। फूड भी ऐसे आ रहे हैं, तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा एज अ कोच आपको, मतलब आप एक माँ का काम कर रहे हैं, जब राइट। माँ जो पहले काम किया करती थी, क्योंकि अब तो माँ के पास बच्चे ज्यादा रहते नहीं, तो इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ता है। और जब गेम की बात की जाए तो उनके स्किल्स, उनके की पॉइंट्स, छोटे छोटी जो टेक्निक्स है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, शॉर्ट्स में छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, अगर किसी को बॉल डालते टाइम कोई प्रॉब्लम आ रहा है। मैम इसी कंटेक्स्ट में थोड़ा सा टेक्निकल पूछना चाहूंगा कि अलग अलग स्किल लेवल के हिसाब से सो आपको भी वो उस हिसाब से ढालना पड़ता होगा, आपकी जो स्किल है उनको इम्पार्ट करना, उनको बताना या उनको सिखाना। सो हाउ डू यू एडजस्ट, हाउ डू यू गेट इनटू दैट कि हर अलग अलग स्किल लेवल का जो जो भी बच्चा है, जो भी बच्चियां हैं, उनको आप फिर उस हिसाब से सिखा पाए, कीपिंग द, जो पहले वाला जो आपने बताया, कीपिंग दैट थिंग इन कंटेक्स्ट, बीइंग ए मदर, बीइंग ए कोच, प्रैक्टिकल भी, मेंटल साइड भी, जो है दोनों वो करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि क्रिकेट जो है वो सिर्फ बैटिंग बॉलिंग से नहीं, उसमें एक पार्ट और है कीपिंग, एक पार्ट और है फील्डिंग। तो अलग अलग टेक्निक्स के लिए अलग अलग जो भी स्किल है उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज होता है। जैसे लाइक फील्डिंग सेशन आप हम्म। अलग से लीजिए। और सिर्फ एक, मुझे लगता है कि अभी जो क्रिकेट है, जो क्योंकि क्रिकेट बहुत ब्रॉड हो गया है, बहुत हम्म। डेवलप हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अलग अलग स्किल्स है उनके लिए अलग अलग कोचेस होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि एक ही कोच क्या है कि वो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें एक ही दिन में एक ही प्लेयर को नहीं सिखा सकता। और अगर वो सिखाएगा भी तो क्या होगा कि सब मैशअप हो जाएगा। और आप अगर एक अच्छा प्लेयर खड़ा करना चाहते हैं, वाकई में आपको एक अच्छा प्लेयर आपको बनाना है, तो आपको उसका पूरे की पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि फील्डिंग कोच अलग होने चाहिए, बैटिंग बॉलिंग कोच अलग होने चाहिए, कीपिंग कोचेस अलग होने चाहिए। इफ अगर प्रॉब्लम्स आती है, कोचेस अवेलेबल नहीं है, तो उनको डे वाइज या जो भी सेशन वाइज उनको डिवाइड करना चाहिए। क्योंकि कीपर की स्किल्स अलग होंगी, फील्डिंग की कीपर स्किल्स अलग होंगी, बैटिंग की अलग, बॉलिंग की अलग। बैटिंग में भी शॉट्स होते हैं, बॉलिंग में भी अलग अलग तरीके से बॉल डाली जाती है। तो अलग अलग चीजों के अलग अलग कोचेस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उनको डे बाय डे या वीक बाय वीक उनके सेशंस डिवाइड करिए। और जो भी स्किल्स हैं वो पर्टिकुलर उनको समझ में आए। आप अगर उनको 1 आवर दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि 1 आवर में आप जो भी चीजें उनको सिखा रहे हैं वो उनको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि अभी क्या होता है कि पेरेंट्स तो भेज देते हैं, वो आपके भरोसे हैं। राइट। बच्चे भी क्या होता है कि बच्चों को कुछ टाइम तक ऐसा लगता है कि ठीक है, अपना टाइम पास हो रहा है, और आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। लेकिन आपको प्लेयर बनाना है तो आपको उस 1 आवर में उसके साथ मिलके काम करना पड़ेगा। उसको ऐसी चीजें करवानी पड़ेगी जो उसको समझ में आए और वो करे। तो ऐसे सेशन वाइज आप उनको समझा सकते हैं, या अलग अलग फील्ड में अलग अलग कोचेस को आप डिवाइड करके उनको समझा सकते मैम यही पूरा जो डेली रूटीन हो गया या जो पूरा स्केड्यूल हो गया, इसमें आप, आपकी टीम, आप कैसे जो जो भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको, खिलाड़ियों को, अदर से जो फ्यूचर खिलाड़ी हैं खेलने वाले, आप उनको कैसे मोटिवेट रखती हैं कि वो मोटिवेटेड रहें? क्योंकि बहुत बार ऐसा हैं। होता जी। है, अप डाउन हो गया, हेल्थ हो गया, मौसम हो गया, खाना हो गया, ये बहुत सारे फैक्टर्स परेशान हो जाते हैं इससे कभी कभी। सो हाउ डू यू कीप देम मोटिवेटेड? हाँ जी, अभी होता है अक्सर, क्या होता है, बच्चे कभी कभी मक्कारी करते हैं बीच में, तो उनको छोटे छोटे स्टोरीज सुनाओ, जो आपकी पर्सनल स्टोरी, वो इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। बच्चों का क्या होता है कि बच्चों से आप जितना मैशअप रहोगे, जितना उनके साथ अभी के जो बच्चे हैं उनके उनको आप जितना फ्रेंडली रखोगे, हाँ, लेकिन डिसिप्लिन भी जरूरी है, क्योंकि आप ज्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे तो फिर वो आपको मतलब कुछ नहीं समझेंगे। तो हम्म। छोटे छोटे स्टोरीज से आप उनको मोटिवेट करिए, या जो भी उनकी, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सुनना जरूरी है। क्योंकि अभी का टाइम ऐसा है कि कोई भी किसी को सुनना नहीं चाहता, कोई भी किसी को समझना नहीं चाहता। और जो एक ग्रुप सर्कल के होते हैं, क्या होता है कि जैसे एक कुछ है तो वो उसको पकड़ के खींचता है, तो हम्म। उनके लिए सुनना बहुत जरूरी है। पहले आप उनकी प्रॉब्लम सुनिए, जेन्युइन है या नहीं, या वो अभी बच्चे क्या क्या कर रहे हैं इस एज में, मैं देख रही हूँ कि मनगढ़ंत कहानियां भी बना रहे हैं सोशल वो मीडिया एक्स्ट्रा। पे भी। हाँ जी, एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा लव लेने के लिए वो क्या करते हैं कि कुछ और बताते हैं, कुछ और होता है। तो आप उनसे कंसल्ट कीजिए, उनके पेरेंट्स से कंसल्ट कीजिए, और उनको फर्स्ट ऑफ ऑल सुनिए आप। फिर छोटे छोटे स्टोरीज से उनको मोटिवेट कीजिए, जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको समझिए, और किस टाइप से वो प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम, वो उसी टाइप से उसको, उसकी प्रॉब्लम को दूर करिए। क्योंकि हर एक का तरीका ऐसे डंडा लेके मार के सुधारने का नहीं होता, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो भी जेन्युइन चीजें हैं उनको पहले आपको समझना पड़ेगा,
देन उनको समझाना पड़ेगा और उसको सुधारना पड़ेगा। मैम, गेटिंग बैक टू आपका जो क्रिकेट का प्लेइंग के मेजर में बात करूं तो आपका उस टाइम की मैं बात करूं तो उसमें अपन जाते हैं तो आप वहां पे टीम में बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स कभी कभी आते हैं, या मैं जब इसको ऐसे बोलूं कि चैलेंजेस आते हैं सिचुएशन के हिसाब से। भाई आज टीम खेल रही है, क्या है प्लेइंग हो गया, या कुछ उस सिचुएशन में कि ठीक है अभी थोड़ा सा मैच फंस रहा है। सो वो आप एज ए कैप्टन आप कैसे हैंडल करती थी, और क्या क्या चैलेंजेस आते थे टीम में? कई बार ऐसा होता था कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते थे, मैचेस फंस जाते थे, या कोई ऐसी टिपिकल प्रॉब्लम आ जाती थी, क्योंकि वुमेन्स मतलब फीमेल क्रिकेट में क्या होता है, थोड़ा सा कम अंडरस्टूड कर पाती हैं लड़कियां, और एक दूसरे से थोड़ा सा उनको मैशअप होने में भी टाइम लगता है, एक दूसरे से पार्टनरशिप करने में भी टाइम लगता है। मैंने बोला लड़के बहुत जल्दी मिंगल हो जाते हैं, डिफरेंसेस बनाए गए हैं, वो ऊपर वाले ने बनाए हैं, वो हम नहीं, मतलब कम कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो हम्म। वैसी सिचुएशन कई बार ऐसी आई है, तो एज अ कैप्टन पहले तो सबसे पहले वो कैप्टन है कि धोनी कैप्टन कूल, कैप्टन कूल, तो हम्म। आपको सबसे पहले आपके माइंड को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। आप खुद कूल रहेंगे तो आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे सॉल्व करना है। और लेवल के खिलाड़ी, मतलब जो भी आपका टीम लेवल है, टीम मैनेजमेंट है, वो मतलब पूरा बेसिक उसका सही होना चाहिए। जो भी टीम आप चूज कर रहे हैं वो सही चूज करना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजें फेसेस करते हैं आपकी, किसी एक पर ब्लेम आ जाता था कई बार कि इसके वजह से मैच हारा है, इसके वजह से मैच हारा है, तो किसी को भी ऐसे डीमोटिवेट नहीं करना है। जैसे कई बार होता था कि यार तूने मैच हरवा दिया, तो उस चीज को भी मैंने बहुत फेस किया है। कई बार मैं भी जीरो पर आउट हुई हूँ, तो मैंने भी वो फेस किया है। तो अगर मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं अगर बैटिंग में मेरा होता था, तो मैं बॉलिंग में कहीं ना कहीं उसको कवर अप करती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे करके देना है। मैं एज अ कैप्टन, मेरे को टीम में मेरे को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और राइट। इसी इसी चीजों को मैं दूसरे प्लेयर्स को भी, जैसे कभी होता था ऐसा, तो मैं समझाती थी कि एक पार्ट आपका चला गया है, फील्डिंग सेशन जैसा आपका हो गया, तो अभी आपका बैटिंग बचा है, आप बैटिंग में करिए। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती थी, तो हैंडल करना तो बहुत मुश्किल होता था। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप एक अच्छे कैप्टन है, एक अच्छे नेतृत्व करते हैं, तो जो भी आप टीम चूज करते हैं और जो भी आप समझाते हैं, आपको समझता है प्लेयर, तो आप इजीली उसको गो थ्रू कर। ग्रेट ग्रेट मैम। मैम, टॉकिंग अबाउट द टीम, मैं जब अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन की बात करूं, आप उसमें आपने बहुत अहम रोल निभाया है। बीइंग टीम लीडर बात करूं, टीम प्लेयर बात करूं, और एक स्टेट को रिप्रेजेंट करना, इट इज रियली अ बिग थिंग। सो मैम, उस टाइम के, उस दौर के कुछ बहुत एंजॉयबल मोमेंट, विक्ट्रियस मोमेंट, मैम उसके बारे में मैम प्लीज बताइए कुछ। एज अ ओपनर बैट्समैन मैं वहाँ ओपन बैटिंग करने आती थी, और मेन बॉलर भी मैं ही थी वहां पे, क्योंकि नया नया स्टेट बना हुआ था। तो वो 10 ओवर डालना, वहीं से मेरा शोल्डर भी इंजरी जो हुआ है वहीं से हुआ है। 10 ओवर पूरा डालना और ओपन बैटिंग करना, पूरा एक तरफ से पूरा लेके ही चलना था। और सबसे पहले वहां पे तो ना वो लोग हिंदी समझते हैं ना इंग्लिश समझते हैं, मतलब उनके साथ भाषा का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हम लोग को रहा। ओके। और जब हम 3 गेस्ट प्लेयर थे, एक आंध्रा से, एक यूपी से, मैं मध्य प्रदेश से। तो ओके। एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम, दूसरा जब आप जाते हैं तो वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं आपको, आउटसाइडर्स मतलब बोलते हैं वो, थोड़ा कि शुरुआत। हाँ नॉर्थ ईस्ट एरिया है, और बहुत जल्दी वो आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं, मेरा नेचर शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही मैं थोड़ा सा फनी रही हूँ, तो बहुत सारी मस्ती हम लोगों ने साथ में उनको, मुझे पहले समझ में आ गया था कि ये लोग ऐसे मतलब नहीं मैशअप होंगे ये लोग, क्योंकि दे कॉल्ड आउटसाइडर्स, इस टाइप से वर्ड जब वो बोलते थे तो समझ में आता था। तो मैंने उनके साथ स्टार्टिंग से ही मस्ती करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर उन लोगों को, मतलब उन पूरी टीम में ऐसा एक माहौल बना दिया कि वो लोग मुझे बहुत पसंद करने लगे। और आज भी मेरे को खेले हुए 3-4 साल हो गए हैं, वो आज भी सारे प्लेयर्स मुझे आज भी ऐड हैं, और सभी आज भी मुझे याद करते हैं, और टाइम टाइम पे बोलते हैं कि आओ अरुणाचल, आपको घुमाते हैं, अब कब आओगे, ऐसे करके। तो बहुत सारे फनी इवेंट्स वहां पे रहे। और मेनली तो भाषा का बहुत इश्यूज है, हिंदी उन लोगों को प्रॉपर नहीं समझ में आती है, और उनकी लैंग्वेज तो हमको समझ में आ ही नहीं सकती। काफी लंबे टूर्स उनके साथ मैंने निकाले, 2-2 महीने के कैंप और 2 महीने के मैचेस उनके साथ किए। तो उनको छोड़ना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो लोग बहुत प्यारे हैं। आप उनके साथ रहेंगे ना 15 दिन, तो आपको नहीं छोड़ने का मन करेगा। और वहाँ का वेदर
एटमॉस्फेयर वहाँ का, बादलों के बीच में घर बने हुए हैं ऊपर, वहाँ की जो पूरा जो प्राकृतिक सुंदरता है, मतलब बहुत ब्यूटी, वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपका वापस आने का मन नहीं करेगा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो उनके साथ बहुत मजा आया।